हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है उसके बारे में बात की थी। लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी, डी ब्रोगली का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में बात की थी। अब हम उसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसमें दो केस हैं, उनको स्टडी करेंगे। एक आपेक्षीय मतलब रिलेटिविस्टिक और एक नॉन रिलेटिविस्टिक, दोनों केसों के बारे में बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं वीडियो को। लास्ट वीडियो में हम निकाल चुके थे कि जो बोर ने बताया था लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी, बोर का प्रिंसिपल से, बोर का सिद्धांत से निकल के आया था लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी। पी क्या है? मोमेंटम, और लैम्बडा क्या है? तरंग दैर्घ्य। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। एच का मान क्या है? एच क्या है यहाँ पे? एच है प्लांक नियतांक। एच है प्लांक नियतांक। इसका मान होता है 6.62 गुणा 10 की घात माइनस के 34। यूनिट याद रखना, जूल इंटू सेकेंड। ठीक है। एक होता है एच क्रॉस, इसको भी याद रखना। एच क्रॉस होता है एच अपॉन 2 पाई। इसका जब आप में इसमें भाग लगाओगे 2 पाई का मान रख के, तो 1.054 इंटू 10 टू की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये कुछ मान आएगा इसका। ठीक है। तो ये एच कट और एच दोनों के मान याद रखने हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि इसमें आपको दो केस हैं, एक आपेक्षिकीय और एक नॉन आपेक्षीय, मतलब रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक। तो आप पहले इसमें नॉन रिलेटिविस्टिक यानी कि अनापेक्षिकीय गति यानी नॉन रिलेटिविस्टिक, नॉन रिलेटिविस्टिक केस। अनापेक्षिकीय गति या नॉन रिलेटिविस्टिक केस। नॉन रिलेटिविस्टिक केस क्या होता है? जब किसी पार्टिकल की स्पीड लेस देन सी हो, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, जब किसी कण की गति या स्पीड क्या हो? लेस देन सी, प्रकाश के वेग से कम हो, तो उस केस में लगेगा नॉन रिलेटिविस्टिक केस। एक आप जानते हो m बराबर क्या होता है? m बराबर m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब v इज मच लेस देन c होगा तो m इज अप्रोक्सीमेटली m नॉट, क्योंकि जब ये आएगा 1 के आसपास आएगा और रूट 1 क्या होगा? 1, तो ये m इज अप्रोक्सीमेटली m नॉट। समझ में आई बात? तो अनापेक्षिकीय गति में m इज अप्रोक्सीमेटली m नॉट। ओके। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ m v स्क्वायर। ठीक है। तो v बराबर v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? बताओ। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2k अपॉन m, और v बराबर रूट 2k अपॉन m, ये v आ जाएगा। तो जो अपन निकाल रहे हैं लैम्बडा बराबर h अपॉन p, इसका लैम्बडा को बोलते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, है ना। इसको बोलते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। लैम्बडा बराबर h अपॉन p, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। p बराबर क्या होता है? यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, जहाँ लैम्बडा क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्बडा है डी ब्रोगली वेवलेंथ और p क्या है? मोमेंटम यानी कि संवेग। ओके। तो h अपॉन p बराबर होता है mv। p बराबर क्या होता है? mv। लेकिन अब जब अपन केस पढ़ रहे हैं नॉन रिलेटिविस्टिक, तो m इज अप्रोक्सीमेटली m नॉट, यानी कि रेस्ट मास।
तो ये आ जाएगा h/m0 इंटू वी, और यहाँ से v का मान, ये स्पीड है v, और v का मान आपके पास है h/m0, और v का मान है आपका 2k/m की जगह m0 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो, h/m0 को अंदर ले जाएंगे तो m0 स्क्वायर यानी कि 2k/m0 स्क्वायर अपॉन m का रूट, ठीक है। तो इस पे ये रूट लग गया तो एक m से एक m0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा इधर, लैम्बडा बराबर h/√2m के m0 के, लैम्बडा बराबर h/√2m0 के। तो ये आपको याद रखना है कि जब नॉन रिलेटिविस्टिक केस हो यानी कि अनापेक्षिकीय गति हो तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्बडा बराबर h/p का मान होता है लैम्बडा बराबर h/√2m0 के। समझ में आई बात। अच्छा, कुछ लोग मेरे को मैसेज करके बोल रहे थे कि सर ये कौन सी यूनिट चल रही है, तो यार आप लोग इतने तो इंटेलिजेंट हो ही कि देख सकते हो साइड से, वेबसाइट यूनिवर्सिटी की साइड से आप सिलेबस डाउनलोड कर लो और चेक करो कि कौन सी यूनिट चल रही है। और वैसे ही बता दूं आपको, यूनिट सेकंड है ही, मैंने बताया भी था, सेकंड यूनिट है ना। और फर्स्ट यूनिट में मैंने बताया था कि आपको 80% आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, उसमें आपका एक इफेक्ट बच रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो उसको कंप्लीट कराना है, और सेकंड यूनिट अपन की चल रही है, ठीक है। और जिसको भी प्रॉब्लम आती है, तो किसी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो सिलेबस वगैरह से रिलेटेड, तो आप साइड से सिलेबस डाउनलोड कर लो, अपने पास सिलेबस रखो, उसको देखते रहा करो, और बुक्स वगैरह हैं आपके पास तो बुक्स में देख लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य इन केस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक केस, ठीक है। इसको नोट करो, फिर मैं आपको रिलेटिविस्टिक के बारे में बताता हूँ। चलो अब रिलेटिविस्टिक केस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला कि लैम्बडा बराबर h/√2m के क्या होता है रिलेटिविस्टिक में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हेडिंग डालो आप, दूसरा केस है आपेक्षिकीय गति यानी कि रिलेटिविस्टिक केस। रिलेटिविस्टिक केस यानी कि v जो स्पीड है पार्टिकल की अप्रोक्सीमेटली क्या है, c के आसपास है। स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या है, c के आसपास है। तो जब आप इसमें लैम्बडा बराबर h/p लगाओगे यानी कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालोगे तो h/mv, और रिलेटिविस्टिक केस में m बराबर क्या चलता है, m बराबर होता है m0/√1 - v²/c²। m बराबर m0 ये रिलेटिविस्टिक मास करेक्शन है। ये क्या है, रिलेटिविस्टिक मास करेक्शन। m बराबर m0/√1 - v²/c²। ओके, तो यहाँ पे अपन m की जगह लगाएंगे तो h/v जैसा का तैसा, m की जगह m0 और ऊपर आ जाएगा 1 - v²/c²। 1 - v²/c², ये आ गया आपका लैम्बडा। लैम्बडा बराबर h/p√, ये v है ना, ये क्या है v, ये आ गया। इसको नोट करो फटाफट।
ठीक है। तो अपन एक तो जब अपन को ये हो गया यहाँ तक, जब अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, स्पीड के टर्म्स में दे रखा हो क्वेश्चन, यानी कि अपन को स्पीड दे रखी हो, यानी CY5, CY2, CY3, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा और ये अपन के लैम्डा निकल जाएगा। समझ में आई बात। लेकिन अगर यही केस हो, रिलेटिविस्टिक का केस हो, यानी कि आपेक्षिकीय गति हो, लेकिन जो अपन को v नहीं दे रखा हो, उसमें इसको सॉल्व करने के लिए अपन को v की ज़रूरत पड़ेगी ना, लेकिन उसमें v नहीं दे रखा हो तो कैसे करेंगे। तो देखो इधर सेकंड टाइप कैसे, आपेक्षिकीय गति की बात कर रहे हैं। तो आपेक्षिकीय गति में आप जानते हो कि आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत याद है आपको। आइंस्टाइन सापेक्षता सिद्धांत, रिलेटिविस्टिक रिलेशन आइंस्टाइन का याद है, याद होगा आपको। E² बराबर P² C² प्लस m0² C4, ये याद है सबको। और जो E क्या है, टोटल एनर्जी। E क्या है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या हो सकती है, एक काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है E। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रेस्ट मास एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी मान लो K प्लस रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है, m0 द्रव्यमान है तो रेस्ट मास एनर्जी m0 C²। E क्या है, टोटल एनर्जी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो टोटल। तो टोटल है तो काइनेटिक प्लस रेस्ट मास यानी कि विराम ऊर्जा, विराम द्रव्यमान ऊर्जा है ना। m0 C² क्या है, विराम द्रव्यमान ऊर्जा। तो और फिर इसका स्क्वायर इक्वल्स टू P² C² प्लस m0² C4। अब इसको होल स्क्वायर को खोलो एक बार, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो A² प्लस B² प्लस 2K m0 C², ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, P² C² प्लस m0² C4। कौन कौन कट रहा है, ये दोनों टर्म कट जाएंगी। क्या बचा, K² प्लस 2K m0 C² इक्वल्स टू P² C²। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो यहाँ से P बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से बताओ। P बराबर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अपन को P चाहिए, मेरे को इसमें मान लगाना है P का। तो यहाँ से P बराबर क्या निकलेगा, P² निकालो चलो एक बार। P² इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 1/C² इन द ब्रैकेट। अब देखो यहाँ से मैं K कॉमन ले सकता हूँ, तो K कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, K प्लस 2 m0 C², यही आया, यही आएगा ना, K प्लस 2 m0 C²। K कॉमन ले लिया। अब P बराबर क्या आएगा आपका, यहाँ से P बराबर आएगा 1/C अंडर द रूट K प्लस 2 m0 C²। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका P। तो लेमड़ा बराबर है डी ब्रोगली तरंग दे रहे क्या हो जाएगी, H/P, और P का मान लगा दोगे तो H और C ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन क्या आएगा, अंडर द रूट K प्लस 2 m0 C²। याद कर लोगे इस फॉर्मूले को। तो ये आपका रिलेटिविस्टिक केस में है, दोनों फॉर्मूले हैं उसमें। लेकिन इसमें क्या है, जब अपन को स्पीड ना दे के क्वेश्चन क्या दे दे, काइनेटिक एनर्जी। जब क्वेश्चन रिलेटिविस्टिक स्पीड में स्पीड ना दे के क्या दे क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी और विराम द्रव्यमान जानते ही हो। तो जो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे जो निकल के आएगी वो क्या होगी, रिलेटिविस्टिक केस में डी ब्रोगली तरंग दे रहे हो।
ये बात समझ में आई? तो दोनों अपन ने चीज़ें पढ़ ले। अब अपन इसके एक दो उदाहरण देख लेते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट। ये डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अपन को नॉर्मल लाइफ में देखने को क्यों नहीं मिलती, तो इसको अपन इसका जो कारण है उसको देखते हैं। अभी एक से एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो कि एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन कि माना कोई कण है, माना कोई कण, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m बराबर, यानी कि रेस्ट मास है उसका कितना है 1 kg। m नोट मत मानो आप, m ही मानो इसको, 1 kg है। अभी पता चल जाएगा ये m है या m नोट क्या है, ठीक है। कोई कण है जिसका द्रव्यमान 1 kg है और स्पीड है उसकी, कोई कण जिसका विराम द्रव्यमान m बराबर 1 kg, v बराबर 10 टू की या 1000 या ऐसा लिख लो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से या के वेग से या चाल से गति कर रहा है, गति कर रहा है। तो कोई कण है, 1 किलो का कोई पत्थर है या कोई चीज़ है, वो कितनी स्पीड से 1 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना चलता है वो कण 1 किलोमीटर, और 1 kg का कण है। तो जब वो चलेगा तो उसके साथ मैंने बताया था ना कि जब कोई भी कण चलेगा, डी ब्रोगली ने एक प्रिंसिपल हाइपोथेसिस दिया था जो अभी आने वाला है कि एवरी पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए वेव और एवरी वेव इज एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल। हर एक गतिशील डी ब्रोगली परिकल्पना क्या है कि एवरी पार्टिकल, यानी कि हर किसी भी कण के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, लेकिन कण कैसा होना चाहिए गतिशील। किसी भी गतिशील कण के साथ सदैव एक वेव एसोसिएट होती है और हर एक वेव के साथ एक पार्टिकल एसोसिएट होता है। इसको डी ब्रोगली परिकल्पना बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, डी ब्रोगली परिकल्पना क्या है, एवरी पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए वेव और एवरी वेव इज एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल। इसको लिखा दूंगा मैं अभी। से गति कर रहा है तो उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। अगर कोई कण है m बराबर 1 kg का और v बराबर इस स्पीड से चल रहा है, तो डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि हर एक पार्टिकल, जब कोई पार्टिकल गति करेगा, कितनी भी स्पीड हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ अगर पार्टिकल के अंदर द्रव्यमान है और उसके पास चाल है, तो यानी कि वो क्या होगा, उसके अंदर एक वेव एसोसिएटेड होगी और उसको क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेव। तो उसकी वेवलेंथ निकालनी है उस वेव की। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, लैम्बडा बराबर होता है h/p और p बराबर mv। अब देखो आप कि v कितना है, v है, आपको पहले आपको अब डिसाइड करना है कि केस रिलेटिविस्टिक का लगेगा या नॉन रिलेटिविस्टिक लगेगा। v बराबर है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1000 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब ये c से ज़्यादा है या कम है, c के आसपास है क्या, नहीं है। c होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये 3 × 10⁻³ है। तो ये क्या है, v इज लेस देन c। तो कौन सा केस लगेगा यहाँ पे, नॉन रिलेटिविस्टिक। कौन सा केस लगेगा, नॉन रिलेटिविस्टिक। नॉन रिलेटिविस्टिक केस लगाओ, h का मान लगा देते हैं, चलो मैं 6.62 × 10⁻⁻34 बटे m कितना है
m है आपका 1 इंटू स्पीड है 10 टू की पावर -3 नहीं +3, ठीक है। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर पहुंचेगा तो 6.62 गुणा 10 की घात -34 और 3 37 मीटर वेवलेंथ है ना, तो मीटर, यानी कि 10 की घात -39 मीटर। ये वेवलेंथ बड़ी है छोटी है? जब आप जानते हो कि 10 टू की पावर -10 तो एंगस्ट्रम होता है, 10 टू की पावर माइनस फर्मी होता है, तो अपन जो अभी तक जो वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं वो है इस ऑर्डर तक की वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं। ये जो लास्ट जो डिजिट है दूरी की मापने की यही है, इसके बाद अपन नहीं माप सकते। तो ये तो कितनी है 10 टू की पावर -37, तो वेवलेंथ बहुत कम है। तो इसीलिए जब कोई बड़े पार्टिकल होते हैं यानी कि 1 kg के बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं तो उनके जब वो गति करते हैं तो उनके साथ वेव तो एसोसिएट होती है लेकिन वो दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो तरंग दैर्ध्य है लैम्बडा बहुत कम आती है, कम नहीं बहुत कम आती है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि जो बड़े पार्टिकल होते हैं उनके साथ जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आती है उनकी वो क्या आती है बहुत कम। इसीलिए हर बड़े पार्टिकल के साथ हमें कोई तरंग दैर्ध्य या वेव एसोसिएटेड नहीं दिखती, ठीक है। अब केस मैं लूँ छोटे पार्टिकल का, ये तो बड़े पार्टिकल की बात हुई, यानी कि मैं अब कोई छोटा पार्टिकल ले लूँ, माना कि इलेक्ट्रॉन ले लूँ, है ना। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते हो, रेस्ट मास, वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है 10 टू की पावर, यार ऐसा लिखो 9.1 इंटू 10 टू की पावर -31 kg। अब तो बहुत कम है ना, अब तो ये क्या है बहुत कम है। और इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली c/5 के आसपास स्पीड से क्या करता है, यानी कि जो स्पीड होती है उसके क्या है c/5 से गति करता है। तो जब अपन इसमें फॉर्मूले में लगाएंगे तो लैम्बडा बराबर क्या आएगा, h का मान लगाओ 6.62 गुणा 10 की घात -34 और p यानी कि m कितना है 9.1 गुणा 10 की घात -31 और v स्पीड है c यानी कि 3 गुणा 10 की घात 8 और /5 यानी कि 5। समझ में आई बात? जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो जो इसकी वेवलेंथ आएगी कितनी आएगी, एंगस्ट्रम ऑर्डर में आएगी कुछ, और एग्जैक्ट बता देता हूँ कितनी आती है, 0.12 एंगस्ट्रम आती है। कितनी आती है 0.12 एंगस्ट्रम, ठीक है। यानी कि एंगस्ट्रम इसको तो मेजर कर सकते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है, अब इसको तो देख सकते हैं ना भाई, इसको तो हम इसका तो पैटर्न बना सकते हैं। और इसके पैटर्न बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है XRD, एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न है। उससे हम इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान निकाल सकते हैं उस पैटर्न से। यानी कि उसमें क्या होता है, एक्स-रे डालते हैं किसी क्रिस्टल के ऊपर, जैसे कोई एक चूर्ण होता है ना, कोई बिल्कुल बारीक, और उस क्रिस्टल पे उस चूर्ण को पटक देते हैं और उसके ऊपर क्या डालते हैं एक्स-रे। तो जब उसका पैटर्न देखते हैं तो उसकी वेवलेंथ निकालते हैं तो वो इसी ऑर्डर की आती है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, जब अगर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ रही है, अगर इलेक्ट्रॉन की आप वेवलेंथ निकाल रहे हो यानी कि इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन क्या है वेव ही तो है। अगर आप इसकी वेवलेंथ निकाल रहे हो, तरंग दैर्ध्य निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन वेव है और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है। तो यहाँ से अपन प्रूफ होता है कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि हर एक चीज़ की ड्यूअल नेचर है। किसी भी मैटर पार्टिकल का एक वेव हो सकती है एसोसिएटेड, और हर एक वेव के साथ एक पार्टिकल एसोसिएट हो सकता है, ठीक है। इससे आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।